बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सरोज नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ के लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। वे जंगल, नदी और पहाड़ों की पूजा करते थे क्योंकि वो मानते थे कि इन प्रकृति चीजों में ही जीवन का स्रोत है। सरोज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और स्वभाव से बेहद शांत, जिज्ञासु और प्रकृति प्रेमी था। उसे जंगल में घूमना और जानवरों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। सरोज के गांव में एक समय ऐसा आया जब गांव के लोग एक बहुत बड़े संकट में घिर गए। जंगल में बहुत समय से बारिश नहीं हो रही थी और ये सूखा पूरे इलाके को प्रभावित कर रहा था। तालाब सूख चुके थे, पेड़ मुरझा रहे थे और जानवर प्यास से मरने लगे थे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये हमारे लिए बहुत बुरा समय है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल और हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। गांव के लोग प्रार्थना करते, देवी देवताओं से मदद मांगते, लेकिन स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सरोज भी इस संकट से परेशान था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, सरोज, तुम अक्सर जंगल में जाते हो सकता है वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा दिखे जो हमारे लिए कोई संकेत हो। जंगल के जानवर और पेड़ पौधे तुम्हारे मित्र हैं। वे तुम्हें जरूर कोई राह दिखाएंगे। सरोज ने अपनी माँ की बात मानकर जंगल की ओर चलने का निश्चय किया। अगली सुबह सरोज सूरज उगते ही जंगल की ओर निकल पड़ा। वह हर पेड़, हर पौधे को ध्यान से देखता और सूखी हुई धरती को छूकर सोचता। वह चलता गया, लेकिन उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। दिन ढलने को आया था और सरोज थोड़ा थकने लगा था। तभी उसे दूर से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह उस दिशा में बढ़ा और पाया कि एक बड़ा और सुंदर हिरन, जिसकी चमचमाती हुई सींग थी, वो खड़ा था। हिरन की आंखों में अद्भुत चमक थी और उसका शरीर हल्की रोशनी में चमक रहा था। सरोज को यह हिरन किसी साधारण जानवर जैसा नहीं लगा। ये हिरन तो जादुई लगता है। इसे देखकर लगता है कि ये कोई दिव्य प्राणी है। सरोज ने धीरे धीरे हिरन की ओर कदम बढ़ाए। हिरन ने भी उसकी ओर देखा और आश्चर्यजनक रूप से बात करने लगा। सरोज, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारे गांव और जंगल को बचाने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। सरोज ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम बोल भी सकते हो और तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तुम कौन हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन मुझे केवल तभी उपयोग करने की अनुमति होती है जब कोई सच्चे दिल से मदद मांगता है। इस सूखे को खत्म करने का एक ही तरीका है। जंगल के पहाड़ों के पीछे एक छिपा हुआ झरना है, जिसकी जलधारी से ही ये सूखा खत्म हो सकता है। लेकिन ये झरना अब सूख गया है। हमें इसे फिर से जागृत करना होगा। सरोज ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। उसने हिरन से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ पहाड़ों के पार उस झरने तक जाना होगा। ये यात्रा आसान नहीं होगी। कई चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन तुम्हारा साहस और सच्चाई हमें सफलता दिलाएगी। सरोज ने दृढ़ता से सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक बार एक बड़ा चट्टान उनके रास्ते में आ गया, जिससे पार करना मुश्किल था। सरोज ने हिरन से कहा, हम इस चट्टान को कैसे पार करेंगे? ये तो बहुत ही बड़ी है। हिरन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और अचानक चट्टान उनके सामने से गायब हो गया। सरोज हैरान था, लेकिन अब उसे हिरन की शक्तियों पर पूरा विश्वास हो चुका था। कुछ दूरी पर जाने के बाद वे एक सूखी नदी के पास पहुँचे। नदी का जल स्तर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और जमीन में दरारें पड़ चुकी थी। हिरन ने सरोज से कहा, ये नदी उसी झरने से जुड़ी हुई है जिसे हम जागृत करने जा रहे हैं। जब झरना फिर से बहेगा, ये नदी भी भर जाएगी।
सरोज ने नदी के सूखे तल को देखा और सोचा। अंततः वे पहाड़ों के पार पहुँचे जहाँ झरना होना चाहिए था, लेकिन वहाँ केवल एक सूखा और पत्थरों से घिरा हुआ क्षेत्र था। सरोज निराश हो गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम इतनी दूर आए, लेकिन झरना सूख चुका है। अब क्या होगा? हिरन ने सरोज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये झरना केवल तुम्हारी सच्ची भावना और निस्वार्थता से ही जागृत होगा। तुम्हें इसके लिए अपने दिल से एक प्रार्थना करनी होगी। सरोज ने अपनी आंखें बंद की और पूरी सच्चाई से झरने के लिए प्रार्थना की। उसने महसूस किया कि उसकी प्रार्थना में प्रकृति के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा और प्रेम शामिल हो रहे थे। धीरे धीरे वहाँ एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पत्थरों के बीच से एक छोटी सी जलधारा फूट पड़ी। वह धीरे धीरे बढ़ती गई और जल्द ही वहाँ से पानी का झरना बहने लगा। सरोज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हिरन की ओर देखा और कहा, हमने कर दिखाया, झरना फिर से बहने लगा। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हारी सच्चाई और प्रकृति के प्रति तुम्हारे प्रेम के कारण संभव हुआ है। अब ये पानी पूरे जंगल में बहेगा और सूखा समाप्त हो जाएगा। सरोज और हिरन ने झरने से वापस लौटते हुए देखा कि सूखी नदी फिर से भरने लगी थी। रास्ते में पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे थे और जानवरों की खुशी लौट आई थी। जब सरोज अपने गांव पहुंचा तो गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि पानी फिर से बह रहा है और फसलें लहलहा रहे हैं। गांव के बुजुर्गों ने सरोज को गले लगाते हुए कहा, सरोज, तुमने हमारा गांव बचा लिया। तुम्हारी हिम्मत और निस्वार्थता के लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। सरोज की इस अद्भुत यात्रा ने उसे समझाया कि जब हम सच्चाई और दिल से प्रकृति की मदद करते हैं तो वह हमें भी लौटाती है। जादुई हिरन ने सरोज से विदा लेते हुए कहा, याद रखना सरोज, ये जंगल और इसका जीवन तुम्हारे हाथों में है। इसे हमेशा प्यार और सम्मान दो। सरोज ने यह सीख अपने जीवन में उतार ली। वह न केवल एक नायक के रूप में पहचाना गया, बल्कि उसने गांव के बच्चों को भी प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की सीख दी। एक गांव में मोहन नाम का गरीब आदमी रहता था, जो कि बैलगाड़ी से सामान ढोने का काम करता था। मोहन की पत्नी अपने बेटे बंटी को जन्म देते ही गुजर गई थी और तब से मोहन उसे अकेले पाल रहा था। पिताजी, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? क्योंकि टीचर मारती है। अरे मेरे प्यारे से बच्चे को टीचर मारती है? चलो मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम जाओ स्कूल। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा जिद नहीं करते, गंदी बात होती है। और फिर मैं भी अभी काम पर चला जाऊंगा, तुम अकेले क्या करोगे? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। अगर माँ होती तो मैं उनके पास रुक जाता। अरे बेटा, पर अब वो नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? पर मैं हूं ना, मैं तेरा माँ और बाप दोनों हूँ, तू चिंता क्यों करता है? उसके बाद बंटी तैयार होता है और स्कूल चला जाता है। फिर मोहन भी अपने काम पर निकल जाता है। मोहन एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे ही अपना सामान ढोने को देते थे। पर इस बात से उसके घर के पास ही रहने वाला रोहित बहुत चिढ़ता था। पता नहीं ये मोहन ऐसा क्या करता है कि सब इसी को काम देते रहते हैं। मैं क्या यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारूं? तभी वहाँ पर रोहित का दोस्त अमर आ जाता है, जो कि ट्रक ड्राइवर था। वो रोहित से कहता है, क्या बात है, अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे क्या बताऊं यार अमर, इस मोहन ने दिमाग खराब करके रखा है। हमारे हिस्से का भी काम लोग इसी को दे देते हैं। तो चल इसका कुछ इलाज करते हैं फिर। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। लोग रोहित को काम इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो शराबी था और सामान में हेर फेर करता था, पर उसे लगता था कि ये मोहन के कारण हो रहा है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि मोहन की बैलगाड़ी को टक्कर मारकर तोड़ देंगे। सबको लगेगा वो एक्सीडेंट था। बचाओ!
उस दुर्घटना में मोहन की पूरी बैलगाड़ी टूट जाती है और मोहन के दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। हे भगवान, जाने क्या पाप किया था जो मेरे साथ ये सब हुआ। अब मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे का मैं ही तो एक सहारा था। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप रो मत। एक दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है और मोहन अपने घर में हाथों के सहारे चलने की कोशिश करता रहता है। तभी उसके पास एक चिड़िया आकर गिरती है। उस चिड़िया का एक पैर टूटा हुआ था। मोहन उस चिड़िया की मरहम पट्टी करता है और फिर बंटी से कहता है, बेटा, इसके लिए खाने को कुछ ले आओ। पर पिताजी, घर में आटे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा आटा ही पानी में भिगाकर ले आओ, वही खिला दूंगा। मोहन उस चिड़िया को थोड़ा सा आटा खिलाता है और उसे वहीं पर लिटा देता है। तभी अचानक वो चिड़िया एक परी में परिवर्तित हो जाती है और कहती है, मैं कोई चिड़िया नहीं बल्कि परीलोक की रानी हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम इस हालत में होकर भी दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मुझे तो बस अपनी बैलगाड़ी चाहिए। परी अपनी छड़ी घुमाती है और वो आटा एक बैलगाड़ी बन जाता है। ये तुम्हारी जादुई आटा बैलगाड़ी है। ये तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर मोहन आगे बढ़कर जैसे ही उस जादुई आटा बैलगाड़ी को छूता है तो उसके पैर ठीक हो जाते हैं। ये बैलगाड़ी तो सचमुच जादुई है। इसे छूते ही मेरे पैर ठीक हो गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मोहन और बंटी दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर अगले दिन जब मोहन अपनी जादुई बैलगाड़ी लेकर निकलता है तो वो देखता है कि उसे उसको चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और वो बस उसके सोचने मात्र से चल रही है। उसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। उस परी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अरे, ये क्या हो गया? मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मोहन उनके पास जाकर मदद करने को बोलता है, पर लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। मजाक ना करो, इस बैलगाड़ी से मदद करोगे क्या तुम? हैं? इस ट्रक को निकालने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ेगी। आप मुझ पर विश्वास तो करिए। रस्सी लेकर मेरे बैलगाड़ी में बांधिए, फिर देखिए, मैं आपको जादू दिखाता हूँ। लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो उसकी बात मान लेते हैं। मोहन उस ट्रक को बैलगाड़ी से खींचकर 1 सेकंड में निकाल देता है। ये देखकर सब बहुत हैरान होते हैं और मोहन की बहुत तारीफ करते हैं। ट्रक का ड्राइवर मोहन को कुछ रुपए भी देता है। यार अमर, ये मोहन तो बहुत बड़ा वाला निकला। इसकी टांगे भी ठीक हो गई और अब तो इसकी बैलगाड़ी को भी पर लग गए। अरे, तू फिक्र क्यों करता है? एक और एक्सीडेंट होने में कितनी देर लगती है? इस बार इसको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। हाँ, यही करना होगा। तू कल ही इस मोहन का किस्सा खत्म कर दे। ठीक है। अगले दिन अमर फिर से ट्रक लेकर निकलता है और मोहन की बैलगाड़ी को टक्कर मारने जाता है। पर इस बार तो मोहन के पास जादुई आटा बैलगाड़ी थी। तो जैसे ही अमर अपने ट्रक से उसकी बैलगाड़ी में टक्कर मारता है तो उसके ट्रक के ही परखच्चे उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है? ये तो पक्का कोई जादू है, वरना मेरा ट्रक इस बैलगाड़ी से टकराकर टूट कैसे सकता है? अमर फौरन जाकर ये सारी बात रोहित को बताता है तो वो कहता है, मुझे तो पहले ही शक था कि इस मोहन के पास कुछ जादू है। तो अब इसकी बैलगाड़ी छोड़ो, सीधे इसे ही खत्म कर दो। हाँ, ठीक है। फिर जब शाम में मोहन घर पर आता है तो रोहित और अमर उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अरे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तूने तो नाक में दम करके रखा है। बातें छोड़, चाकू मार इसके पेट में। रोहित जैसे ही उसको चाकू मारने वाला होता है तो बैलगाड़ी का एक पहिया उसके सिर पर आकर लगता है और दूसरा पहिया अमर को लगता है। दोनों गिर पड़ते हैं।
वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो दोनों पहिए वापस जाकर बैलगाड़ी में मिल जाते हैं। मुझे सीधे इसको मार ही देना चाहिए था, बेकार ही मैं बात करने लगा। पर तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तू हमारे हिस्से का काम हड़पता है। ये कहकर रोहित उठने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से आकर जादुई बैलगाड़ी उन दोनों के ऊपर चढ़ जाती है। बैलगाड़ी उनको दबाती ही चली जाती है और वो दोनों बुरी तरह से चिल्लाते हैं। हमें माफ कर दो मोहन, हमें बचा लो मोहन, हमें बचा लो। मोहन को उन पर दया आ जाती है और वो जादुई आटा बैलगाड़ी से उन्हें छोड़ने को बोलता है। बैलगाड़ी उन्हें छोड़ देती है और वो दोनों दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और फिर कभी मोहन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। सुजाता को बचपन से ही आभूषणों का बहुत शौक था। जब भी किसी सोने चांदी की दुकान के पास से गुजरती तो जैसे उसके नथुने में सोने चांदी की खुशबू भरने लग जाती। किसी न किसी बहाने दुकान पर जाकर गहने देख आती। शादी में कुछ मिले या ना मिले, जेवर तो लूंगी ही लूंगी। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। लड़का सरकारी नौकरी करता था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। पिता रिटायर हो चुके थे, पेंशन मिलती थी। सुजाता की सहेलियां अनुजा, रश्मि और रमा उससे छेड़ती। अरे भाई अब क्या पूछना, जीजा जी तो इसे गहनों से लाद देंगे। सरकारी नौकरी है, हर महीने गहना बनवाएगी। हाँ हाँ तुम तो कहना, मुझे खाना मत दो, बस गहना दे दो। अरे छोड़ो ना, जब जो होगा देखा जाएगा। शादी का दिन आ गया। मंडप में दुल्हन बनकर बैठी थी। आंखें और कान उत्सुक थे कैसे जेवर चढ़ाएंगे लड़के वाले। अचानक सिर्फ एक चेन का डिब्बा रखते हुए, ये हमारी तरफ से लड़की को चढ़ाया जा रहा है। चेन देखते ही सुजाता की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बेचैन हो उठी। शादी के बाद जब ससुराल गई तब भी उसका मुंह फुला रहा। जब पति विजय से मुलाकात हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू थे। घर की याद आ रही है क्या? आप लोग एक चेन लेकर शादी करने आ गए, एक हार भी ना जूटा। मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई, आपको कुछ पता भी है? ओहो, तो तुम गहनों के लिए नाराज हो और धीरे धीरे करके गहने बनवा लेना। सारी तनख्वाह तुमको ही दे दूंगा, जितना बचेगा उससे गहने बन जाएंगे। क्या सचमुच? हाँ सचमुच। सुजाता खुशी से मुस्कुरा दी। उनके विवाह के 4 बरस बीत गए थे। सुजाता अभी तक एक मुंदरी भी नहीं बनवा सकी। सारी तनख्वाह आने से पहले ही खत्म हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो विजय को किसी दोस्त के यहाँ उत्सव में शामिल होने गई। उस घर की मालकिन किरण के गले में चमकता हीरों का हार उसकी आंखों में बस गया। घर लौटकर आई तो मन बेचैन हो उठा। रात में लगता है किसी से कुछ कहा सुनी हो गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। किरण ने बहुत खूबसूरत हीरों का हार पहना था, वो मेरे आंखों में बस गया। सोचती हूँ अगले हफ्ते जब भाई की शादी में जाऊंगी तो उनसे मांग लूंगी, वापस आकर लौटा दूंगी। सुजाता, हमें अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए, दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम तो रहने ही दो, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। एक दिन पहनकर वापस कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे भाग्य में ऐसा हार कभी होगा ही नहीं। इतना कहकर वो सुबकने लगी। आखिर में विजय को उसकी बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन वो खुशी खुशी किरण के पास गई। किरण, तुमसे एक बात कहनी थी, बहुत मजबूरी में कह रही हूँ। अरे आओ बैठो, बताओ। मुझे बंटी को स्कूल से लाने जाने के लिए निकलना है। उस दिन तुमने जो हीरे का हार पहना था वो बहुत ही खूबसूरत था। क्या एक दिन के लिए दे सकती हो? मेरे भाई की शादी में जाना है, आते ही वापस दे दूंगी। इसमें कौन सी पूछने की बात है, बिल्कुल ले जाओ, तुम मेरी बहन जैसी ही हो। किरण ने हार का डिब्बा लाकर उसके हाथ में थमा दिया। अरे अभी नहीं, अगले हफ्ते जब मैं मायके जाऊंगी तब ले लूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आज ही ले जाओ ना। ठीक है। उसने डिब्बा लिया और सीने से लगाए हुए घर पहुंची। बार बार खोलती थी, पहनती थी, फिर मगन होती थी। शाम को विजय आया तो
देखो ना, ये हार कितना खूबसूरत है। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, संभाल कर रखो भाई। धीरे धीरे मायके जाने का दिन आ गया। सारा सामान रख लिया। हार तो पहले से ही अटैची में रख लिया था। शादी वाले दिन उसने सुबह ही हार पहन लिया। जिसने देखा उसने तारीफ किया। दीदी, इतना सुंदर हीरे का हार खरीदा और किसी को बताया भी नहीं कि तुम्हारे जीजा जी से जिद करके खरीदा है। शादी बीत गई। हार जहाँ का तहाँ रख दिया। सुबह उठी, अटैची खोली तो हार गायब था। सुजाता की तो सांस अटक गई, बेहोश हो गई। उसकी बहन ने मुंह पर पानी के छींटे डाले। होश आया तो मेरा हार कहाँ गया? इसी में रखा था, किसने निकाला? दीदी, निकालेगा कौन? तुम कहीं रख कर भूल गई होगी। तब तक विजय आ गए। पत्नी का उदास चेहरा देखकर ही समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ सुजाता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें निकलना था ना। सुजाता रोते रोते विजय से लिपट गई। सच में विजय, मात्र दिखावे के लिए मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। मुझे क्षमा कर देना। मैं किसी मुंह से किरण के सामने जाऊंगी? क्या जवाब दूंगी उन्हें? एक बार अटैची फिर से देख लो। सुजाता ने दोबारा अटैची देखी पर हार का डिब्बा गायब था। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। रोने से कोई फायदा नहीं है, चलो वापस चलते हैं। पूरे घर का माहौल खराब हो गया था। सब हार ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। सुजाता कलपती बिलकती हुई चली गई। घर गई तो सारे खर्च कम करके मैं किसी तरह किरण का हार वापस कर दूंगी। चिंता मत करो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। बस किरण से क्या कहोगी वो देख लेना। दूसरे दिन जब वो किरण के घर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। दूसरे दिन सुजाता सुनार की दुकान पर गई और बिल्कुल वैसे ही हार का दाम पूछा। हाँ, दाम बताइए। 10,000 सुनते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पति की तनख्वाह ही 1,000 रुपए है। फिर उसने फीकी फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, रहने दीजिए, बाद में ले जाऊंगी। उसने घर जाकर उसी दिन काम वाली बाई को हटा दिया। खुद हफ्ते में 3 दिन व्रत रखने लगी। कुछ अगल बगल से सिलाई का काम ले आई। सब कुछ करा करा कर पूरे महीने 200 रुपए ही बचा पाई। वो किरण के घर गई, बाहर गई, पर वो मिली ही नहीं। 1 साल बीत गए। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन रास्ते में उसे किरण मिल गई। अरे सुजाता, तुम्हें क्या हो गया? कैसे इतना बदल गई? कोई खुशखबरी है क्या? चलो घर चलते हैं, एक एक कप चाय पीते हैं। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन। वो तुम्हारा हार? अरे बाद में बात करेंगे। सुजाता घर आई तो अचानक उसने देखा कि उसके सामने टेबल पर ही हार का डिब्बा रखा हुआ है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, ये कहाँ से आया? ये तो वही हार है जो खो गया था। तब तक सुजाता, अब तुम कभी किसी दूसरे की चीज देखकर लालच नहीं करोगी ना? मैं तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ही खो गया था। अब तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिल गई है, तो मैं तुम्हें ज्यादा दुख नहीं देना चाहता। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी जादुई हार, पर तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया है। सुजाता भागते हुए गई हार वापस करने। अरे, इतनी जल्दी क्या थी? तुम्हें नहीं पता इस हीरे के हार के पीछे कितने कष्ट झेलने पड़े मुझे। क्यों, क्या हुआ? ये हीरे का हार मुझसे खो गया था, आज जाकर मिला। अरे, इतना परेशान होने की क्या बात है? ये कोई असली हीरो का हार थोड़ी है। सुजाता धम से सोफे पर पसर गई। आंखों से गंगा जमुना बह निकली।